हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से लेके 1918 के बीच का जो फेज़ हमारा रहा है उसका एक्सट्रीमिज़म वाला पार्ट का चैप्टर का थर्ड पोर्शन है। अभी तक हमने मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और बंगाल पार्टीशन और उसके एनलमेंट और उसके लिए हुए जाने वाले प्रोटेस्ट कैंपेन्स and specifically two movements, one was स्वदेशी and boycott movement के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम इसी के ही थर्ड पार्ट के बारे में आज बात करेंगे। जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के इस समय में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे दैट फाइनली इन 1907 द एक्सट्रीमिस्ट विल वॉक आउट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। उससे पहले आई हैव 2-3 करेक्शंस एंड एडिशंस टू मेक। सबसे पहले तो कल मैंने शिमला डेप्यूटेशन के बारे में बात किया था। मैंने थोड़ा सा मुस्लिम लीग को एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि 31 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी जिसका फर्स्ट सेशन कराची में हुआ था। मैंने ये भी बताया था कि जो बंगाल का पार्टीशन है उससे कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो अपर एलीट क्लास थी या मिडिल क्लास थी या फिर ईस्टर्न बंगाल वाले मुस्लिम्स थे जो कि बंगाल के पार्टीशन से बिल्कुल सहमत थे और उन्हें कहा जा रहा था कि अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो जैसे मुगल्स के टाइम पर या उससे पहले के जो मुसलमान शासक थे उनके समय में उन्हें प्रोमिनेंस मिलती थी, वैल्यू मिलती थी, उसी तरीके से ब्रिटिश भी उनके साथ वही व्यवहार रखना चाहता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर बात किया था शिमला डेप्यूटेशन के बारे में एंड बाय मिस्टेक आई सेड 1903। व्हेन आई चेक द प्रीवियस वीडियो आई मेंशन 2-3 थिंग्स दैट एक्चुअली वेंट रॉन्ग बाय मी। वन वाज 1903 जबकि शिमला डेप्यूटेशन जो है वो 1906 में हुआ है, अक्टूबर में 1906 में। शिमला डेप्यूटेशन में क्या हुआ था कि तकरीबन 35 एलीट मुस्लिम्स लॉर्ड मिंटो से जाके शिमला में मिलते हैं और कहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्यों चाहिए? सो एज टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन अ बेटर वे। ठीक है, ताकि जो मुसलमान हैं उन्हें एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देश की जो गतिविधियां हैं, जो सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेचर है, उन्हें मिल सके। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लॉर्ड मिंटो का नाम स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो हमने लॉर्ड कर्जन के बारे में बात किया। हमने ये भी बात किया कि आईएनसी ने कैसे लॉर्ड कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी उनके अंडर उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए रिप्रेसिव एक्ट्स थे उनके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ है या उन्होंने कौन से रिप्रेसिव एक्ट्स को लागू किया है उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये जो वाइसरॉयज हैं उस टाइम के वो यहाँ पर हैं, जैसे कि लॉर्ड डफरिन है जिनकी टाइम पे 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए थे जो कि 1899 से लेके 1905 तक 18 नवंबर 1905 को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा नन अदर देन लॉर्ड मिंटो। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1909 के रिफॉर्म्स में ये मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले हैं और वहाँ से ऑफिशियली लेजिस्लेचर में मुसलमानों को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, सो जो लॉर्ड मिंटो हैं वो 1905 से लेके 1910 तक भारत के ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय रहे और उसके बाद 1910 के बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे आए जिन्होंने एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन किया था। मतलब जो बंगाल पार्टीशन का जो डिसीजन था उसे वापस ले लिया था और वापस बंगाल को जोड़ दिया था, आसाम को अलग प्रोविंस बना दिया था और जो हमारा बिहार और उड़ीसा है उन्हें भी वेस्टर्न बंगाल से अलग कर दिया था।
ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि तिलक हैं, औरोबिंदो घोष है, या हमारे जो ये बीसी पाल हैं, इन्हें हिंदू नेशनलिस्ट क्यों कहा गया है, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा स्टडी करना है। इसका एक दो पॉइंट्स मैं बता देती हूँ आपको। इसका ये मेन पॉइंट है कि इन्होंने मास स्ट्रगल को अराइज करने के लिए, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देने के लिए हिंदू फेस्टिवल्स और मेलों का सहारा लिया था, ठीक है। फिर हमारे पास और मतलब स्पेशली ये भी था कि उस मास स्ट्रगल में अवेयरनेस कैंपेन्स में कभी भी मुस्लिम्स आए ही नहीं थे, क्योंकि दौर ही वो चल रहा था जब हिंदू मुस्लिम पार्टीशन हो रहा था और मुस्लिम्स अलग प्रोविंस पाने से काफ़ी खुश थे, ठीक है। एक और इसमें ये भी पॉइंट है कि जैसे ब्रिटिश के जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसमें तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 को अपोज किया था। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 को किसने अपोज किया था, द आंसर वॉज तिलक। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी जो संस्कृति है उसके साथ ब्रिटिश जो है वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। ये बिल क्या था? एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में लाया गया था, जिसके तहत जो मैरिजेबल एज थी उसे 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे जो मेंस में क्वेश्चन भी आया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मलाबारी, तो मलाबारी जी की ही कृपा से एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया था, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है। अब फाइनली बात आती है हमारे आज के टॉपिक की, जो है सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है। हमारे पास 3 मेन सेशंस है, 1905, 1906, 1907। 1905 का सेशन कौन सा था? जब जी के गोखले ने कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया था, ठीक है। उस सेशन में क्या हुआ था? अब मैंने काफ़ी बार बताया कि जो आईएनसी का जो सेशन है वो एनुअली कौन से महीने में होता था? दिसंबर में। और हमने 3 मेन डेट्स पढ़ी हैं बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड। सबसे पहले जब लोगों को पता चला, जब ब्रिटिश ने कहा 1903 में दिसंबर में कि बंगाल का पार्टीशन होगा, जुलाई 1905 में जब ऑफिशियली नोटिफाई किया गया, और अक्टूबर 16 को जब फाइनली द डिसीजन, द एक्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1905 दिसंबर का सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे हमारे जी के गोखले, और सेशन कहाँ हुआ? बनारस में, ठीक है। सेशन हुआ बनारस में, शायद मैंने कैलकाटा कह दिया होगा तो आई एम वेरी सॉरी। बनारस में सेशन हुआ, जिसमें मॉडरेट्स का अपना साइड था और एक्सट्रीमिस्ट का अपना साइड था। लेकिन यहाँ से 1905 से लेकर 1907 तक मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट चलता रहेगा, जो फाइनली 1907 में जाके ख़त्म हो जाएगा, जब एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे कि तुम अपनी पॉलिटिक्स अपनी तरीके से करो आईएनसी के अंडर, एंड इफ़ वी वांट टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस वी विल डू इट आवर वे, ठीक है। सो मॉडरेट्स ने 1905 के सेशन में क्या क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने बंगाल का जो पार्टीशन था उसे कंडेम किया, उसे कहा कि गलत हुआ, ठीक है। कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी उसको क्रिटिसाइज किया गया, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो था उसका सपोर्ट किया गया, ठीक है। और फाइनली ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे 1909 के मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स का इंतज़ार, ठीक है। दे वर वेटिंग फॉर मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे? एक्सट्रीमिस्ट का जो बॉयकॉट, स्वदेशी और पैसिव रेजिस्टेंस का जो मेथडोलॉजी चल रही थी वो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही थी, एंड हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ऑलरेडी हीरोज़ बन चुके थे आम जनता के। क्यों? क्योंकि वो आम जनता में रहकर लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। अब ये चाहते थे, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये चाहते थे कि बंगाल जो मूवमेंट है, ये बंगाल से बाहर जाए, इसे देश के बाकी हिस्सों में फैलाया जाए, ताकि ये एक ऑल इंडिया मास स्ट्रगल, ऑल इंडिया पॉलिटिकल मास स्ट्रगल के रूप में दर्शाया जाए, एंड फ्रॉम हियर वी शुड इनिशिएट टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश को सिर्फ फ्रीडम पाने का ये सही मौका है, यहाँ से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे जो मॉडरेट्स थे वो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट थे। वो ये बात समझते थे कि हम ब्रिटिश से मुकाबला करने के लिए सक्षम है ही नहीं, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। अगर हमसे कुछ गलत हो गया, अगर एक्सट्रीमिस्ट ने ये सब एक्टिविटीज़ किया, बॉयकॉट किया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उनके एंटी चले गए, तो हमें जो डिमांड्स पूरी होने की उम्मीद है इन द फॉर्म ऑफ अपकमिंग रिफॉर्म्स, जो कि इस समय में 1919 में आने थे, तो हम 1909 में आने थे, तो हम उससे भी रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट का ऑपोजिशन किया, ठीक है। और उन्हें कहा कि हमें जो है बंगाल, ना तो बंगाल के बाहर इस मूवमेंट को ले जाने की ज़रूरत है, और ना ही बॉयकॉट करने की ज़रूरत है एसोसिएशंस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, या फिर कोई और चीज़ को जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे 1905 में कि आने वाला 1906 का जो सेशन है वो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट में से कोई एक बने, ऑब्वियसली तिलक या फिर लाला लाजपत राय, लेकिन मॉडरेट्स डोमिनेशन में थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम प्रपोज किया दादा भाई नायरोजी का। अब दादा भाई नायरोजी इतने बड़ी हस्ती थे, इतने रिस्पेक्टेबल थे कि उनके साथ कोई असहमति दिखा ही नहीं सका, और 1906 के सेशन में दादा भाई नायरोजी को प्रेसिडेंट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा। और सेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। अब इस सेशन का मेन गोल क्या था, इस सेशन में रेजोल्यूशंस पास हुए और आईएनसी का गोल स्थापित किया गया, और आईएनसी का गोल था स्वदेश, सेल्फ रूल, ठीक है। और साथ ही में रेजोल्यूशंस पास किए गए टू सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट, टू सपोर्ट बॉयकॉट मूवमेंट एंड टू एस्टैब्लिश नेशनल एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब ये मेन बात हो गई यहाँ पर। अब 1906 के सेशन में वापस बात आती है 1907 के प्रेसिडेंट और सेशन के की जो लोकेशन होगी, प्लेस होगी, वो डिसाइड करने का। अब यहाँ पर 1906 के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर चाहते थे कि हमारा कोई आदमी जो है वो 1907 के सेशन में आईएनसी का प्रेसिडेंट बने। अब एक्सट्रीमिस्ट ने क्या नाम सजेस्ट किया, या तो तिलक हो या फिर लाला लाजपत राय जी हो, ठीक है। और सेशन कहाँ पर हो, नागपुर में। नागपुर सेंट्रल प्रोविंसेस, जिसे हम आज की डेट में मध्य प्रदेश कहते हैं, उसका हिस्सा था नागपुर। उस टाइम पर नागपुर जो आज महाराष्ट्र में आता है वो उस टाइम कहाँ आता था, सेंट्रल प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, ठीक है। अब मॉडरेट्स क्या चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे राज बिहारी घोष, और सेशन चाहते थे कि जो सेशन हो वो हो सूरत में, ठीक है। वो हो सेशन में, वो हो सूरत में। और सूरत कहाँ आती है, बॉम्बे प्रोविंस के अंडर, ठीक है। सूरत कहाँ आता है, बॉम्बे प्रोविंस के अंडर। अब यहाँ पर आईएनसी का एक रूल है, आईएनसी का एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है कि जिस लोकेशन पे, जिस प्रोविंस में, जिस प्लेस पर आईएनसी का सेशन रखवाया जाएगा, उस प्रोविंस का प्रेसिडेंट नहीं चूज किया जाएगा। क्या मतलब इस बात का, कि अगर मान लीजिए नागपुर में सेशन होता है तो लीडर जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो सेंट्रल प्रोविंसेस का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था, सूरत में सेशन होना था 1907 का। सूरत कहाँ आता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रोविंस में। और लोकमान्य तिलक कहाँ के हैं, मुंबई के, ठीक है, बॉम्बे के। इसीलिए अगर सूरत में सेशन करवाया जाएगा तो लोकमान्य तिलक जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो यहाँ पर मॉडरेट्स ने खेल दी है गेम, ठीक है। उन्होंने पहले ही सेशन सूरत में रखवाया, नाम प्रपोज कर दिया राज बिहारी घोष, और तिलक का पत्ता साफ कर दिया। इस बात से एक्सट्रीमिस्ट इतने ज़्यादा दुखी हुए, इतने ज़्यादा गुस्सैल हो गए, दे बर्न्ड इनटू एंगर एंड दे डिसाइडेड टू लेफ्ट आईएनसी, ठीक है। अब यहाँ से आईएनसी का मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को आईएनसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पर मॉडरेट्स ये नहीं समझे कि ये सब जो हमें मैन्युपुलेट किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ भड़काया जा रहा है उनके अगेंस्ट, ये कर रहा है ब्रिटिश इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। ब्रिटिश हमें कहता है कि रिफॉर्म्स लाओ, अगर तो हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम तुम्हारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, अगर तुम ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कि एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, ये तुम नहीं करोगे तो ठीक है। तो उन्हें कहा गया, उन्हें रजामंद किया गया इस बात से कि तुम एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहो और हम तुम्हें रिफॉर्म्स देंगे। और इससे क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट अकेले हो गए, आइसोलेट हो गए। ना मॉडरेट समझ रहे थे कि ब्रिटिश हमारे साथ गेम खेल रहा है रिफॉर्म्स बोल के, जबकि कोई रिफॉर्म्स नहीं आने वाले हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट भी इस पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे थे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें मॉडरेट्स की एग्जिस्टेंस से, प्रेजेंस से फ्रंट फुट पे डिफेंस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मॉडरेट्स हैं वो काउंसिल्स में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, तो अगर हम ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो मॉडरेट्स कहीं ना कहीं हमें फ्रंट फुट पर बचा सकेंगे, हमें डिफेंड कर सकेंगे। पर ये दोनों समझने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मॉडरेट्स अलग चले गए अपनी आइडियोलॉजी के साथ और अपने रिफॉर्म्स के साथ, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपना अलग हो गए। सो इस तरीके से जो सूरत का जो स्प्लिट था वो 1907 में मॉडरेट्स और आईएनसी को
दो अलग दिशाओं में लेके चला गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब एक्सट्रीमिस्ट के लिए, एक्सट्रीमिस्ट इतनी एंटी इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे और मॉडरेट्स बेचारे डरते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो कुछ करना ही था, इसलिए वो लाए 5 नए कानून, 5 न्यू लॉज 1907 से लेके 1911 तक, ताकि एक्सट्रीमिस्ट की जो अब एक्टिविटीज़ हैं, पहले एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के डर से फिर भी रुक जाते थे, ठीक है, आईएनसी की वजह से फिर भी रुक जाते थे, लेकिन अब एक्सट्रीमिस्ट को कौन रोकेगा? रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें से मेन एक्ट्स कौन से थे? सेडेशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इसमें से ये मेन एक्ट्स थे जिनकी वजह से जो भी एंटी इंपीरियलिस्ट एक्टिविटी एक्सट्रीमिस्ट करते थे उन्हें सज़ा दी जाती थी। ठीक है, अब इस बीच क्या होता है कि मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस होता है। ये बॉम्बिंग केस हम आने वाला जो अगले चैप्टर है, जो जिसमें 1907 से लेकर 1911 तक में होने वाली जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस होता है जिसमें कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे वो किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के ऊपर, ये मैं पूरी कहानी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, उसके ऊपर बम फेंकते हैं, लेकिन वो बेचारे बच जाते हैं और 2 इनोसेंट यूरोपियन वुमेन जो है वो मारी जाती हैं। अब ब्रिटिश को आया गुस्सा और यहाँ पर लोकमान्य तिलक ने अपनी न्यूज़पेपर केसरी में 1908 में इसे क्रिटिसाइज़ किया, इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर कि मान लिया जी कि यूरोपियन औरतें जो थी वो इनोसेंट थी और उनके ऊपर बम गिरा, वो बेचारी मर गई, बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम हमारे देश में आए हो, अगर हमारे देश से बाहर नहीं जाओगे तो ये सब तो होगा ही, तुम तो वैसे ही रूथलेस हो, तुम तो वैसे ही ब्रूटल हो, तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रूथलेस एक्टिविटी होती भी है सो बिग डील, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो केसरी में तिलक ने इस एक्टिविटी को जो किया, ये जो आर्टिकल छापा, इसकी वजह इसे ब्रिटिश ने एक सिडेशियस एक्टिविटी माना। सिडेशियस मतलब एंटी इंपीरियलिस्ट, जिसे हम आज की डेट में बार बार एंटी नेशनल बोलते रहते हैं, एंटी नेशनल, सिडेशियस, ये वो, सो उस टाइम पर ये एंटी नेशनल नहीं था, ये एंटी इंपीरियलिस्ट था और इसकी निंदा की गई तिलक के द्वारा उनकी आर्टिकल में जो कि छपा 1908 में उनके न्यूज़पेपर केसरी में। अब यहाँ पर मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि तिलक के 2 न्यूज़पेपर्स थे, एक था केसरी और एक था महारत्ता या फिर मराठा। अब यहाँ पर अगर मराठा है तो हम बोलेंगे जी कौन सी लैंग्वेज में छपता है? मराठा में छपता है, मराठी में छपता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। जो मराठा पेपर था वो इंग्लिश में छपता था और जो केसरी पेपर था हम बोलेंगे किस में छपता है? पंजाबी में छप सकता है। केसरी इज़ क्लोज टू पंजाबी बट इट्स नॉट लाइक दैट। केसरी छपता था मराठी में और मराठा या महारत्था न्यूज़पेपर जो छपता था वो छपता था इंग्लिश में, और ये दोनों ही पेपर्स के संपादक थे लोकमान्य तिलक और ये पेपर शुरू हुआ था 1881 में। ये ट्रिविया था आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट रिमाइंड करवा दूं कि मैंने बंगाली के बारे में बताया था, तो बंगाली जो पेपर है वो भी इंग्लिश में है। ऑल्सो इन द लास्ट लेक्चर, इन द प्रीवियस क्लास, मैंने संजीवनी को की जो स्पेलिंग थी वो गलत लिख दी थी, सो प्लीज़ करेक्ट इन योर वेयर एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स। इट्स संजीवनी, SANJ SanjiBini, संजीवनी BANI। ठीक है, संजीवनी, आई रोट संजीवनी, मैंने शायद NI लिखना भूल गई थी मैं, सो इट इज़ संजीवनी। ठीक है, सो प्लीज़ करेक्टेड। उसके बाद अब तिलक को इस एक्टिविटी के लिए 1909 में केस उनके ऊपर चलाया गया और उन्हें 6 साल की जेल हुई 1908 से लेकर 1914 के बीच तक, और उन्हें मैंडले जेल बर्मा भेज दिया गया। 6 साल की सज़ा 1908 से 1914 तक की और 1000 रुपये का हर्जाना। ठीक है, और जो बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जैसे कि औरोबिंदो घोष थे, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लाला लाजपत राय जी अब्रॉड चले गए, उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं करना ये सब। और लाला लाजपत राय जी के साथ पंजाब के एक और लीडर थे जिनका नाम था अजीत सिंह, हु वॉज द अंकल ऑफ भगत सिंह। तो अजीत सिंह का नाम हम आने वाले अगले चैप्टर में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उनका नाम मेंशन होता है, क्योंकि उनका गदर पार्टी की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक बड़ा हाथ था। ठीक है, सो यहाँ पर इस समय तक 1908-9 तक जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका सफाया एक तरीके से हो चुका था, क्योंकि जो मेन लीडर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कोई जेल गया था, कोई फॉरेन गया था, कोई रिटायर हो गया था, सो दे एवरीवन वाज
एक्चुअली लीविंग द फील्ड, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट अगर कोई और एक्सट्रीमिज्म में बिलीव भी करता था, पीपल हैड नो वन टू लीड, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने पॉलिसी ले आई, अपनी पॉलिसी थी करेक्ट कैरेट एंड स्टिक की। कैरेट क्या था, हिंट्स एंड होप्स ऑफ रिफॉर्म्स, आएगा 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 रिफॉर्म्स आएगा रिफॉर्म्स आएगा रिफॉर्म्स आएगा, कुछ नहीं आया, ठीक है। और स्टिक पॉलिसी क्या थी, कोई ना कोई रिप्रेसिव एक्ट, ठीक है, जैसे पहले आए। अब आने वाले समय में भी 1919 के रिफॉर्म्स आएंगे तो बोलेंगे रिफॉर्म्स आएंगे, और आया क्या, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, इस टाइम पर ब्रिटिश ने एक 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच को अपनाया। ये अप्रोच क्या थी, रिप्रेशन, कंसीलिएशन एंड सप्रेशन। रिप्रेशन किसका, एक्सट्रीमिस्ट का ऑब्वियसली, क्योंकि वही हरकतें कर रहे थे बॉयकॉटिंग की, रेवोल्यूशनरी की, तो उनका सबसे पहले थोड़ा सा माइल्ड रिप्रेशन किया जाए, ठीक है, ताकि जो मॉडरेट्स हैं वो डर जाएं, और मॉडरेट्स अगर डर गए तो उन्हें लगेगा उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, इसलिए वो डर जाएंगे और वो एक्सट्रीमिस्ट को खुद ही रोक देंगे। फिर आएगा कंसीलिएशन। कंसीलिएशन क्या है, हिंट्स एंड होप्स ऑफ रिफॉर्म्स, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे उनकी एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए और मॉडरेट्स उनसे दूर चले जाएं। क्यों दूर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें हिंट्स दिए जाएंगे रिफॉर्म्स के आने के। और तीसरा क्या हुआ, सप्रेशन, कि जब मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट का साथ छोड़ दिया, मॉडरेट्स डर गए, तो एक्सट्रीमिस्ट जब कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तो फाइनली एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर दिया जाए, टोटली जेलों में डाल दिया जाए, मार दिया जाए, और मॉडरेट्स को बाद में इग्नोर कर दिया जाए। तुम्हारी डिमांड्स एंड तुम्हारे रिफॉर्म्स कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, ठीक है, यू आर बीइंग इग्नोर्ड, दैट्स ऑल। अब इस बीच में आता है 1909 के रिफॉर्म्स। इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ पॉलिटी लेक्चर्स, इंडियन पॉलिटी लेक्चर्स, हमने सारे के सारे एक्ट्स पढ़े हैं। सो यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स ऑफ पॉलिटी और ओपन योर मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स एंड गो थ्रू 1909 के रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉडले मिंटो के टाइम पर स्पेशली जो काम क्या हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है मुस्लिम्स को, विच इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द पॉइंट। फिर यहाँ पे सत्येंद्र सिन्हा जी को फर्स्ट मेंबर भी चूज़ किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं। कुछ मेंस के लिए आपने आंसर लिखना है इसका, इवैल्यूएट मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, विच शुड बी आई बिलीव 8 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर वर्क। अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपने आंसर लिखना है, इवैल्यूएट मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करने वाली हूँ कि जब 1909 के रिफॉर्म्स आने वाले थे, तो 1908 में आईएनसी के डिमांड्स क्या थी, टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ गवर्निंग सिस्टम in India on the lines similar to Australia and Canada who were the other British colonies, ठीक है। तो ऐसी आईएनसी की डिमांड्स को लेके जी के गोखले 1908 में इंग्लैंड गए थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कौन थे, जॉन मॉर्ले, उनसे मिले थे, और कांग्रेस की जो डिमांड्स थी फॉर सेल्फ गवर्निंग सिस्टम सिमिलर टू देयर कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है, उस सिलसिले में बातचीत करने 1908 में जी के गोखले कहाँ गए, इंग्लैंड गए। जी के गोखले फिर से फॉरेन जाएंगे 1912 में, साउथ अफ्रीका जाएंगे, जहाँ पर वो गांधी से मिलेंगे, और साउथ अफ्रीका में होने वाली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो वहाँ पर लॉर्ड्स में वो थे, सर स्मिथ्स वगैरह हैं, उनसे मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर मेन एक और another pre-point. So that's all. In the following lecture we are going to do the revolutionary activities going in India and abroad, ठीक है, during the tenure of 1907 to 1911. So thank you so much.